अधूरी हवस पार्ट 9। अब तक आपने पढ़ा राज मिताली की शादी में जाने का फैसला बड़ी मुश्किल से करता है और मिताली के घर पहुंच जाता है। मिताली राज को खूब परेशान करती है और राज जब रात को सोने जाता है तो मिताली और कविता राज के पास ही होते हैं। अब आगे अलमारी के ऊपर से बर्तन नीचे गिरते हैं और उसकी आवाज से राज और कविता दोनों नींद से जाग जाते हैं। दोनों को हड़बड़ी में जागते देख मिताली की ओर से हंसी निकल आती है। राज, क्या हुआ? साथ में कविता भी, क्या हुआ? मिताली, कुछ नहीं, बिल्ली रानी थी। राज, तुम जाग रही हो? कितने बजे? ओके, मुझे लगाने वाली थी, जगाया क्यों नहीं? मिताली, हाँ, नींद नहीं आ रही थी, 4 बजे बजने को आए हैं और आप अच्छी नींद में सो रहे तो जगाने का दिल नहीं किया। कविता, अरे तू तो नहीं सोई, मुझे तो सोने दे। मिताली, अरे बाबा सो जा, तुझे कौन मना कर रहा है? कविता, इतनी जोर से बातें करेंगे आप लोग तो नींद कहाँ आएगी? इतना बोलकर कंबल खींचकर सो गई। राज, तुम्हें सो जाना चाहिए था, कल पूरा दिन थकान होगी, थकान के कारण तुम्हारा चेहरा मुरझाया मुरझाया लगेगा। अभी भी वक्त है, थोड़ा आराम कर लो, चलो सो लो थोड़ा। मिताली, नहीं, मुझे नींद नहीं आने वाली, आपको सोना हो तो सो जाए, मुझे 1 घंटे बाद वैसे भी जगना है। राज, ठीक है, तो मैं भी नहीं सोता, चलो। मिताली के सामने आकर बैठते हुए। मिताली, पागल दास, सो जाए। राज, अब मुझे भी नींद नहीं आएगी, एक बार टूट जो गई। मिताली, एक बार टूट जाए तो फिर वो बात कहाँ जो टूटने पहले होती है। राज, ये तो हमारी सोच पर निर्भर करता है, बात करके गलतफहमी हो वो दूर होती है, ऐसे क्यों ताना मार रही हो, साफ साफ कहो ना, मैं सुन रहा हूँ। मिताली, मैं भला आपको ताना बाद में बोली होती कौन हूँ? राज, अच्छा, ये तो तुमसे भला और कौन बता सकता है। अच्छा, तुम उस दिन की बात को लेकर अभी भी नाराज हो? मिताली, राज की आंखों में आंखें डालते हुए, कहना तो चाहती थी पर बात को घुमाते हुए। नहीं, नाराज आपसे थोड़ी रह सकती हूँ, मैं तो बहुत से बहुत 2 या 4 घंटे, फिर अपने आप को समझा लेती हूँ हर वक्त। राज, यही तो तुमने खास बात है, जो मुझे सबसे ज्यादा भाती है। अच्छा, तुम मुझे कुछ कहने वाली थी ना? मिताली, क्या ये सही फैसला है? मैं कैसे वहां से सेट हो सकूंगी? मुझे बहुत ही और एक अजीब सा डर लगा रहता है, अभी भी सब खत्म हो सकता है, एक फोन घुमाओ, तमाशा खत्म। राज, मिताली के हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये जो सब हो रहा है ना, सब सही हो रहा है, इसमें ऊपर वाले की मर्जी छुपी है। तुम और मैं कितने भी उबाल मारे होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। मिताली, तिलमिलाकर, क्या अच्छा हो रहा है, सब कुछ तो छूट रहा है, रेत की तरह मचल रहा है और मैं उस भांवर में फंसी देख रही हूँ अपने आप को। राज, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचना ही गलत है। अलग होने से कोई मर नहीं जाता, बल्कि और मजबूत होते हैं जो एक रिश्ते से निकले पर दूसरा रिश्ते में जुड़ते हैं, नए रिश्ते को संभालने की दुगनी ताकत मिलती है। मिताली, अब तो मुझे बातों में ही घुमा देते हो, मैं क्या कहूँ और आप कहाँ लेकर चले जाते हो, बातों से तो आपसे जीत नहीं सकती। राज, कभी कभी हारना जरूरी हो जाता है किसी खास के लिए। मिताली, छोड़ो, ये बताइए कि आप आज मुझसे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, बार बार उठकर दूर भागते रहते थे, नजरें चुरा रहे थे, क्यों? राज, कहाँ, तुम्हारे साथ ही तो था पूरे दिन। मिताली, साथ तो थे पर दिल से तो नहीं, क्या आपकी बीवी के पास था दिल? मस्ती करते हुए। राज, कहाँ, ऐसा तुम्हें लगता है पर ऐसा कुछ नहीं था। मिताली, मेरी आंखों में देखकर बात करिए ना, पलके क्यों झुका लिया आपने? राज, अरे बाबा, तुम बात का बतंगड़ बना रही हो। मिताली, खैर आपकी आदत ही है बात को घुमा देने की। अच्छा बताए, आप अब रोज बात करते हैं ना अपनी पत्नी से? मैंने आपको रोज बात करने को कहा था, उसकी तबीयत तो ठीक है ना दोनों की? राज, हाँ ठीक है, बिल्कुल मस्त है। मिताली, झूठे, फिर से झूठ ही बोल रहे हो आप, अगर सच होता तो मेरे सामने देखकर बात करते, देखिए मेरे सामने आंखों में। राज, एक बार ही सही पर कुछ पल के लिए भी बात करना उनसे, आप आदत डालिए, मेरे वहां जाने के बाद में बात कर पाऊंगी या नहीं आपसे यह वक्त ही बताएगा। वैसे तो मुझे बड़े समझाते फिरते हैं आप,
और आप खुद वो गलती करते रहते हो तो पहले अपने आप सुधारो फिर किसी को सलाह देने बैठो। चलिए वादा कीजिए। राज, हाँ बाबा वादा बस। मिताली, नहीं ऐसे नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर कीजिए। राज, हाँ बाबा अब खुश, वादा बस। मिताली, हाँ नहीं अभी और भी है। कल आप मेरी विदाई तक मेरी आंखों के सामने ही रहेंगे, कविता के साथ ही बैठना, फिर कल मुझे आप अपने हाथों से मंडप तक छोड़ने आएंगे। राज, यह क्या पागलपन वाली बात कर रही हो? यह अच्छा नहीं लगेगा, सब क्या सोचेंगे? मिताली, समझ लीजिए यह मेरी आखिरी इच्छा है, और क्या मैं आपसे कुछ मांगने का हक नहीं रखती? राज, हाँ है, तुम्हारा हक बनता है। मिताली, कल मैं हमारे इस रिश्ते से दूर हो जाऊंगी, आप मेरी माँ और भाई की खबर लेते रहना, ज्यादा नहीं तो महीने में एक बार तो उनसे बात करते रहना, और आपको भी अपनी पत्नी से ज्यादा बात करने की आदत डालनी होगी। अपना फोन नीचे गिराते हुए उठाने के बहाने राज के पैर छू लेती है। पैर छूते वक्त मिताली के आंखों से आंसू की बूंद राज के पैर पर गिर जाती है। राज अपने पैर पीछे हटाते हुए, राज अरे तुम उठो, ऐसा नहीं करते, मिताली को अपने हाथों से ऊपर उठाता है। खड़ी हो जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मिताली की आंखों से आंसू पहुंचते हुए राज मिताली का माथा चूम लेता है। तुम बहुत खुश रहना, सबसे मिलजुल कर प्यार बनाए रखना अपने ससुराल में, और एक खास बात, तुम वहां जाकर मुझे कॉल मत करना। हाँ, अगर कोई भी तकलीफ लाइफ में आ जाती है तो बेधड़क कॉल करना। मिताली, मुझे तकलीफ हो तो ही आपसे बात कर सकती हूँ, वरना नहीं, हमसे यह नहीं हो पाएगा। राज, नहीं तुम्हें ये करना ही होगा, वहां ससुराल में मुझे कॉल नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी। मिताली रोने लगती है और राज के गले लग जाती है। उतने में कविता अपना कंबल उठाकर बोलती है, कविता, मुझे भी तुम दोनों गले लगाओ, अकेले अकेले अब रोया नहीं जाता, आपकी बातें सुनकर बहुत हो चुका, मैं आ रही हूँ। राज ने अपने हाथ के पास आने का इशारा किया, कविता दौड़कर दोनों के गले लग गई, और राज दोनों को सांत्वना देता है, और जैसे बैकग्राउंड में गाना बजता हो। लंबी जुदाई। बड़ी मुश्किल से कविता और मिताली को अपने आप से अलग करता है और चुप कराता है। राज, चलो चलो, घड़ी में देखो सुबह हो गई, पार्लर नहीं जाना क्या? चलो नहाने जाए तो दोनों आप राजकुमारी जी। मिताली और कविता हंसते हुए, मिताली, जी राजा साहब आपका हुक्म, सर आंखों पर, कहकर दोनों राज के कमरे से बाहर निकल गए। राज भी रेडी होकर दोनों को पार्लर के लिए लेकर जाता है, उन्हें दुल्हन को सजाकर जहां शादी होने वाली होती है उस हॉल में लेकर आता है, और दुल्हन को कमरे में बिठाकर बाहर चला आता है। बैंड बाजे के साथ बाराती पहुंच जाते हैं। पूजा विधि के लिए पंडित जी लड़की को बुला रहे हैं, पर मिताली नहीं जा रही होती है। उसकी आंखें राज को ढूंढती हैं पर राज वहां पर नहीं दिखता। उसके भाई को कहती है, मुझे राज मंडप तक छोड़े, ऐसी मेरी तमन्ना है। उसका भाई तुरंत राज को ढूंढने चला जाता है। कविता भी ढूंढने जाती है। राज हॉल के बाहर होता है। राज हॉल के बाहर होता है। उसका भाई उसे पकड़कर मिताली के पास लेकर जाता है। मिताली, कहाँ चले गए थे आप? आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बोला तो था। राज, कॉला गया था तो बाहर था, बहाना बता दिया। मिताली राज का हाथ पकड़कर मंडप की ओर बढ़ती है। फोटो पर बनावटी मुस्कुराहट है दोनों के चेहरे पर, एक्टिंग में दोनों एक दूसरे को टक्कर दिए जा रहे हैं। मिताली, चलिए हो सके तो मुझे माफ करना, मेरे कारण आपका दिल दुखा हो तो नादान समझकर मुझे माफ करना, पर नफरत कभी मत करना, हमेशा के लिए जा रही हूँ मेरी नई जिंदगी में। राज, खुशी खुशी जाओ। मिताली को मंडप में छोड़कर नीचे उतर गया और कविता के पास जाकर बैठ गया। मिताली थोड़ी थोड़ी देर तक राज को देखती रहती है, शायद वह उस आखिरी लम्हे को कैद कर रही थी। कविता, एक बात पूछूं क्या? राज, हाँ हाँ पूछो बिंदास। कविता, इस वक्त आपके दिल में क्या महसूस हो रहा है? राज, हंसते हुए किसी गूंगे को पेड़ा खिलाकर पूछो कि बेटा बताइए कैसा है, बस उसके जैसा लग रहा है। कविता, इससे तो अच्छा होता नहीं आए होते, आपको ऐसा लगता है ना? राज, हाँ पर नहीं आता तो इसकी हंसी नहीं देख पाता। मिताली की तरफ इशारा करते हुए, उधर मिताली को भी ऐसा लगा कि दोनों मुझे देखकर कुछ कहते हैं, तो वह भी आंखों के इशारे से ही पूछती है, पर सर हिलाकर ठीक है बोलता है। धीरे धीरे विदाई का वक्त नजदीक आ रहा होता है।
पर राज वहां से उठकर जाने का बहाना बना रहा होता है। मिताली का ध्यान नहीं होता, तभी राज वहां से गायब हो जाता है। उधर मिताली की आंखें उसे ढूंढती हैं, कविता को बुलाकर कहती है बुलाकर लाओ राज को, पर राज उस वक्त कहीं दिखता ही नहीं। कविता नहीं लेकर वापस लौटती है। राज दूर से सब देख रहा था, पर राज को कोई नहीं देख रहा था। कार में बैठते वक्त भी मिताली की आंखें राज को ही ढूंढती थी, पर राज सामने नहीं आया। विदाई करके सब अब मेहमान घर लौट रहे थे। राज भी अपना सामान मिताली के घर से लेने जाता है, तो कविता उसका सामान लिए राज की कार के पास खड़ी थी। राज, ओ तुम यहाँ खड़ी हो, कुछ बाकी रह गया क्या? कविता, आपकी उसका हुक्म था तो निभाना पड़ता है, आखिर वह भी तो मेरी जान है। राज, हाँ, और होनी भी चाहिए। दोनों हंसने लगते हैं। राज कार की डिग्गी खोलता है और सारा सामान कार में रखता है। कविता को कहता है, मैं सबको अंदर मिलकर अलविदा कहकर आता हूँ। कविता, जिसको अलविदा कहना था उसे तो कहा नहीं, और वह आपको कार बैठते वक्त भी पूछा कहाँ हो आप, पर आप तो छूमंतर ही हो गए। राज, हाँ मालूम है मुझे, उस वक्त वहाँ जाना मुझे सही नहीं लगा। अगर मैं वहाँ होता तो वह सबके सामने गले लगकर रोती और हालातों को संभालना मुश्किल हो जाता है। कविता, अच्छा इसलिए आप नहीं रहे वहाँ। राज, मैं आया 2 ही मिनट में, तुम जाना मत। राज अंदर मिताली के भाई और माँ को मिलने जाता है और सबको अलविदा कहकर वहाँ से जाने की अनुमति लेता है। उसका भाई राज का शुक्रिया अदा करता है और कहता है दीदी आपको बहुत मानती हैं, इसलिए आप उनकी कोई भी बातों का बुरा मत मानना। राज, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी विदा लेता हूँ, और कोई काम हो तो मुझे कॉल जरूर करना। मिताली का भाई, ठीक है, आराम से जाएगा। राज, जी शुक्रिया कहकर वहां से बाहर आता है और कविता को कहता है चलो तो मैं निकलता हूँ अब। कविता, 1 मिनट, कुछ है आपके लिए, मिताली ने दिया था कहकर एक लिफाफा राज के हाथ में थमा देती है। इसे आप घर जाकर पढ़ना, बीच में मत पढ़ लेना, बस इतना ही संभल कर जाना, और आप जब भी वहां पहुंचे तब फोन जरूर कर देना। राज, ठीक है। कविता को अलविदा कहकर राज कार लेकर निकल जाता है अपने घर जाने को। लंबा रास्ता बहुत ही लंबा हुए जा रहा था, मानो एक पल युगों जैसा लग रहा था। मंजिल कटती ही नहीं, उसके सामने वह सारे पल चलते थे। वो बहुत बेचैन किए जा रहे थे। राज को जैसे तैसे घर पहुंचा और सो गया। सोया तो सोया, सीधा शाम को उठा, रेडी होकर ऑफिस को निकल जाता है। रास्ते में आकाश को कॉल करके ऑफिस पर बुलाता है। थोड़ी देर बाद आकाश आता है और चिल्लाता है, पागल, अकेले गया इतना दूर, मुझे साथ ले जाता, मैं मना थोड़े ही करता तुझे। राज आकाश को ठंडा करता है। आकाश, कैसी रही शादी? राज, बहुत अच्छी रही। आकाश, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था वहाँ, तुम्हें नहीं लगा तुमने गलती की? राज, हाँ जाना नहीं चाहिए था, पर अच्छा ही हुआ मैं वहाँ गया, वरना। आकाश, वरना क्या? राज, चल ठेके पर जाते हैं, वहाँ बात करेंगे। आकाश समझ जाता है कि भाई आज टल्ली होने के मूड में है। टूटे हुए आशिक और उजड़ी हुई रियासतों के सुल्तान का एक ही आखिरी ठिकाना मैखाना होता है। वहां जाकर राज बहुत ही नशा करता है, आकाश के मना करने के बाद भी, और डीजे वाले को एक ही सॉन्ग बजाने की फरमाइश पे फरमाइश किए जाता है। और इस दिल में क्या रखा है, कैसे भी करके आकाश उसे वहां से लेकर उसको उसकी ऑफिस पर छोड़ देता है और वह निकल जाता है। राज के घर कॉल करके बता देता है कि वो ऑफिस पर ही सो गया है, उसका इंतजार ना करें। उधर राज कविता ने दिया हुआ लिफाफा याद आता है मिताली का, और उसे ढूंढकर पढ़ता है। लिफाफा पढ़कर राज पागल सा हो गया। वो फिर अकेले नशे की हालत में ठेके पर चला जाता है। राज का नशे में रहने का रोज हो जाता है, ना अपने दोस्त को भी कुछ बताता है, अपने अंदर ही अंदर सब बातें दबाकर रखता है। ऑफिस फैक्ट्री सब जगह पर जाता तो है, पर काम पर ठीक से ध्यान नहीं देता। लाख पूछने पर किसी को कुछ नहीं बताता। उसके दिल में आता तो किसी की बात का जवाब दे देता, वरना सर के इशारे से मुंडी हिला देता। राज का ऐसा बर्ताव सबको खाए जा रहा था, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। राज अब डायरी को अपनी सारी बातें बताने लगा था। देर रात तक वह अपनी डायरी में कुछ लिखता रहता था। शायद जो बातें को किसी को नहीं कह पाता था, वह सारी बातें डायरी से करता था।
उधर मिताली हनीमून से लौटकर आई थी। आते ही दूसरे दिन सुबह सबसे पहले राज को कॉल करती है। मिताली, हेलो कैसे हो? राज, हाँ हेलो, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मिताली, कैसी होनी चाहिए? राज, अच्छी होनी चाहिए, और कैसी? मिताली, हाँ होनी तो चाहिए, और ना हो तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या बता सकते हैं आप? राज, क्यों? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? तुम हनीमून करके आई हो, घूमने के बाद फ्रेश होनी चाहिए। मिताली, हाँ, पर ऐसा कुछ है ही नहीं कि फ्रेश हो जाओ। हाँ, झगड़े के मजे लिए हैं, जितना वहाँ रहे, उसके हनीमून की तो मैंने ऐसी तैसी कर दी। राज, अब तुमने वहाँ ऐसा क्या किया, तुमको कुछ समझ आ रहा है या नहीं? गुस्से में बोलता है। मिताली, गुस्सा मुझे भी है, कितने दिनों से आप पर, वह सारा गुस्सा मैंने उस पर निकाला, हर रोज झगड़ा ही होता था। वह तो पूरा इंसान है ही नहीं। मुझे पता चल गया कि उसको मुझसे एक ही चीज चाहिए थी, पर वह तमन्ना पूरी नहीं हुई उसकी, मैंने उन्हें ही नहीं दी। राज, गलत किया तुमने, तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वह तुम्हारा पति है, तुम उसकी अर्धांगिनी हो, ये ख्याल तुम्हें होना चाहिए। मिताली, फेरे लेने से दुनिया की नज़र में है, पर मेरी आत्मा उसे यह हक नहीं देती। मेरी रूह तड़फ जाती है उसके साथ होने से। ये कैसे आपको बयां करूं? आप मर्द लोग समझ ही नहीं पाते एक औरत के मन की दुविधा को। एक गैर मर्द जब आपका हाथ पकड़ता है, हजारों मील दूर आपको कोई सुनने वाला नहीं होता, ना चाहते हुए भी उसके साथ कमरे में होना मौत से भी बदतर लगता है। मैंने महसूस किया है ये 7 दिनों में। शायद इसी को जहन्नम कहते होंगे लोग मरने के बाद जहन्नम में जाते हैं। आपने तो हमें जीते जी धकेल दिया। मैं आपके साथ किसी भी हाल में रहने के लिए रेडी थी, पर आपको तो दुनिया की पड़ी थी, और मुझे फंसा दिया किस जगह पर? राज, तुम सोचना बंद करो पहले। तुम इतनी समझदार हो, हर हालातों को संभाल सकती हो, मुझे पता है, पर तुम दूसरे छोर पर अभी सोचती हो। सही छोर पर जो उस पर सोचकर चले, बहुत आसान हो जाएगा। तुम्हारी नई जिंदगी का सफर कितना सुहाना हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मिताली, क्या सुहाना? आपको पता है एक भी दिन मेरा रोए बिना गुजारा नहीं। पूरी पूरी रात आपकी दी हुई वह कश्मीरी शॉल को लिपट कर गुजरी है, उससे भी दिल नहीं मानता तो मुझे शराब का सहारा लेना पड़ा। राज, क्या तुमने अपने पति के सामने शराब का सेवन किया, और वो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता? इससे साबित होता है वो कितना अच्छा इंसान है तुम्हारे लिए, पर तुम उसे पहचान नहीं पा रही। ऐसा जुल्म मत करो उस पर, और उन्हें वह सारे हक दो जो वह उसका हकदार है। मिताली, आपको नहीं पता, वह एक राक्षस ही है, और उसे मेरा बदन ही चाहिए, यह मैं अच्छे से समझ गई इतने वक्त में, पर मैंने यह इरादा कामयाब नहीं होने दिया। राज, ओह, ऐसा करके तुमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, इस हरकत से तुमने उसको बहुत ही जलील किया है, और तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं। देखो, अब तक तुम लोगों में जो हुआ उसे भूल जाओ। अब घर आ जाने के बाद और लोग भी होंगे घर में, तुम्हारे ऐसे बर्ताव से परिवार में बहस होगी। उससे पहले तुम्हें अपनी हरकत बदलनी होगी, और खुशी खुशी तुम्हारे संसार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक ना एक दिन तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इतना भी जोर मत खींचो कि फिर रिश्तों में गांठ गिर जाए। मन से नहीं जुड़ सकते तो पहले तुम तन से तो जुड़ो, मन अपने आप जुड़ जाओगे, और ना जुड़े तो उसकी फिक्र मत करो, पर दिखावा ना करना कभी। मिताली, नहीं होता ऐसा, झूठे रिश्ते निभाना मुझसे और ना ही होगा। राज, देखो, यह फिजूल की बातें मुझे अब नहीं सुननी। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ या था तो तुम जैसे मैंने कहा है वैसे ही करोगी। तुम्हें मेरी बातों से तकलीफ होती है तो हो, अगर नहीं होता तो मुझे भूल जाना, कोई रिश्ता था भी हमारा, और मुझे कॉल भी मत करना, और अगर फिर भी तुम कॉल करोगी तो मैं अपना नंबर ही बदल दूंगा। अब फैसला तुम करो, तुम्हें क्या करना है? मिताली, ठीक है, तो मैं आज से आपको कॉल नहीं करूंगी। खत्म ही करना है तो ऐसे ही करना था, या यूं ही करना था, और आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह मुंह मोड़ लेंगे। यही सही ख्याल रखना अपना। रोते रोते कॉल काट देती है और फोन भी ऑफ करके बैठ जाती है। कई दिनों तक मिताली के फोन नहीं आते, और राज समझ जाता है कि अब नहीं आएंगे और आने भी नहीं चाहिए, और राज का वही डायरी वाला चालू रहता है, पूरा नशेड़ी हो चुका होता है। ऐसा 2 महीने चला। उसके बाद राज के घर अच्छे समाचार आते हैं। उसके घर बच्चा होने की खुशी आती है, और राज अपना मिताली की तरफ से जो हालात बिगाड़ लिए थे उसमें से उभरने लगा था।
हाँ, कभी कभी मिताली का कॉल आ जाता था, हालचाल पूछने और उसके बेटे की खबर पूछने को, पर धीरे धीरे ये सिलसिला भी राज मना करके बंद करवा दिया और दोनों अनजान हो जाते हैं एक दूसरे के हालातों से। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं और मिताली का कॉल राज के ऊपर आता है। अचानक से 2 साल गुजर जाने के बाद मिताली का कॉल आता है राज के ऊपर। मिताली, हेलो, कैसे हो? आवाज सुनकर चौंक जाता है, वह तुरंत पहचान जाता है। राज, हाँ हेलो, बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? सब ठीक ठाक तो है ना? हंसते हुए मिताली, हाँ बाबा, सब ठीक ठाक है। आपने तो अपना सेल नंबर ही बदल दिया था, नाता ही तोड़ दिया था हमसे। क्या हम इतने बुरे तो हम थे नहीं। राज, नहीं ऐसी बात नहीं है, उस वक्त के हालात ऐसे थे, यह जरूरी था। कहाँ से नंबर मिला? मिताली, बात करने की चाह हो तो सब मिल ही जाता है। आपका कभी नहीं दिल किया मुझसे बात करने का? कभी कॉल करके पूछ भी लूं? ऐसा कभी नहीं हुआ। राज, हाँ होता तो था, पर फिर अपने आप को समझा लेता था और मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं रहा था। मिताली, क्यों? आप तो कहते थे कभी नहीं निकलेगा तुम्हारा नंबर। राज, वक्त की मांग थी, कहा तो सही। मिताली, कितने दिनों से आपसे बात करनी थी, पर हो ही नहीं पाती थी। आज मेरे मायके आई हूँ तो माँ ने कहा आप मेरी माताजी से हर 15 दिन में बात करते हैं, उनकी खैरियत पूछते रहते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। पहले तो माँ से आपका नंबर लिया और कॉल कर दी, पर आपने तो तुरंत आवाज से पहचान लिया मुझे, और अच्छा भी लगा कि आपने एक वादा मेरा निभाया। उसके लिए आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। राज, शुक्रिया अदा करना पड़े ऐसा रिश्ता नहीं हमारा। अच्छा बताओ, तुम खुश तो हो ना? मिताली, हाँ मैं खुश हूँ और सबकी आदत सी पड़ गई। सही कहा था आपने, वक्त सब कुछ सिखा देगा, एक बार कोशिश तो करो। पता है मैं माँ बनने वाली हूँ और यह बात आपसे कितने दिनों से बताना चाहती थी, पर आपके साथ हुई वह आखिरी बातों ने मुझे रोक दिया था। राज, बधाई हो तुम्हें, फिर एक बार तुम नई जिंदगी में सफ़र शुरू करने जा रही हो। ये सफ़र भी तुम्हारा सुहाना हो, ये हमारी दुआ है। मिताली, आपकी दुआ तो हर वक्त मेरे साथ ही है। आपका लड़का कैसा है? अब तो बड़ा हो गया होगा ना? राज, हाँ बहुत शैतान है और जिद्दी भी है। मिताली, अच्छा आप पर गया है तो फिर? राज, हाँ ऐसा ही समझ लो। मिताली, चलिए बहुत बातें हो चुकी हैं और भी बातें बहुत करनी है आपसे, पर बाद में। क्या मैं कर सकती हूँ ना कॉल आपको? कहीं फिर से आप नंबर तो बदल नहीं देंगे? राज, अरे नहीं कर सकती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब जब चाहे करो। तुम्हारी माताजी और तुम्हारे भाई को मेरी याद देना। राज को अच्छा लगा कि मिताली अब अपने संसार में अच्छे से रहने लगी है। उसकी बातों से लगता है राज को। राज अपनी अलमारी में छुपा कर रखी थी डायरी को ढूंढता है, जो मिताली की शादी के बाद तो रोज लिखता था। एक पल में वह सारे लम्हे उसकी आंखों के सामने से रील की तरह गुजरने लगते हैं। फिर वह डायरी को अपने ऑफिस के बैग में याद से रख देता है। दूसरे दिन राज अपनी वो डायरी को मिताली के घर पर कुरियर कर देता है। शायद वह डायरी मिताली के लिए ही लिखी होगी। थोड़े दिनों बाद मिताली के घर कुरियर जाता है और भेजने वाले का नाम देखकर फूली नहीं समाती। फटाक से खोलकर देखने लगती है तो एक चिट्ठी होती है। डियर मिताली, तुम बहुत ही अच्छी होंगी, तुम्हारे घर पर सब लोग अच्छे होंगे। मैं तुम्हें कॉल कर कर भी बता सकता था, पर यह डायरी के बारे में। इस डायरी में वह सारे सवालों के जवाब हैं जो तुम्हें मैंने आज तक नहीं दिए। मैं उन्हें हर वक्त टालता रहता था। मुझे लगा अब सही वक्त है तुम्हें उन बातों को समझाने के लिए, और तुम समझ भी सकोगी, यह मुझे तुम पर यकीन है। तुम इस डायरी को अपने मायके में हो तब तक में पढ़ लेना, फिर इसे संभाल कर रखने की जरूरत नहीं। खत पढ़ने के बाद मिताली को बहुत ही उत्सुक हो गई, डायरी को खुलकर जल्दी से पढ़ ले, पर उससे पहले वह सीधा राज को कॉल करती है। राज, हाँ हेलो, कैसी हो? मिताली, बहुत बहुत अच्छी हूँ, और पूछेंगे नहीं क्यों? राज, क्यों, क्या हुआ? मिताली, आपने कुछ भेजा था। राज, हाँ भेजा था, एक डायरी भेजी थी तुम्हारे लिए, कितने दिनों से बोझ बने बैठी थी तो तुम्हें भेज दी, अब तुम उठाओ बोझ। कहकर हंसने लगता है। मिताली, कोई बोझ नहीं लगेगा मुझे, क्या है उसमें बताएं ना। राज, अरे अब तुम माँ बनने वाली हो और खुद बचपना कर रही हो, अब तो बच्चों वाली हरकतें बंद करो।
मिताली, वह आपके पास यह नहीं हो सकता। राज, ओह ऐसा क्या? ठीक है, तुम्हें उसमें सारे सवाल मिल जाएंगे जो तुम पूछा करती थी। मिताली, मतलब सारे के सारे? राज, हाँ सारे के सारे। मिताली, ठीक है। मिताली बहुत ही उत्सुक होती है, डायरी को लेकर पढ़ने की तलब लगी थी उसे, वह अपने आप को नहीं रोक पाई पल भर के लिए भी और वह डायरी पढ़ने बैठ जाती है। डियर मिताली, मैं ये सारी बातें क्यों और किस लिए लिख रहा हूँ, यह मैं खुद भी नहीं जानता, और नहीं पता है कि तुम उन्हें कभी पढ़ भी पाओगे या नहीं। पर जो लावा मेरे सीने में धधक रहा है, जो कई दिनों से तुम्हें कहे बिना और जो कई बातें तुमने मुझसे पूछने पर भी मैं खामोश रहा था, वह बातें मैं चाहता तो ये बात है मैं तुम्हारे सामने उस वक्त भी बता सकता था, पर उस वक्त उत्तर देना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए दिए नहीं मैंने। पर उस वक्त तुम्हें उन बातों के उत्तर मैंने दे दिए होते तो यह आग जो मेरे सीने में जल रही है वो लावा ना होती, मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही दर्द दिए जा रही थी। तो इस डायरी को तुम्हें समझकर मैं वह बातें अब इससे करूँगा, यह मेरे लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिन्हें उठाने की क्षमता अब मुझ में कम होती जा रही है। कभी कभी अपने आप से भी घिन आने लगती है, कैसे एक रिश्ते में होकर भी दूसरे रिश्ते को वफा करने चला था। कहीं ना कहीं एक रिश्ते को तो बेवफाई का नाम मुझे देना ही था, पर किस रिश्ते को बेवफाई का ठप्पा लगाएं ये तय करना भी मेरे लिए बहुत कठिन रहा। पर मैंने हमारे कुछ ही वक्त पहले बने रिश्ते को चुना जो जरूरी था। हाँ, मैं हो गया था मतलबी अपने आप के लिए, पर उस मतलब के लिए कई रिश्ते को तार तार करूं उतना मतलबी बन नहीं पाया मैं। हाँ, शायद ये डायरी में कभी भी ना लिखता अगर तुमने कविता के साथ वह खत ना लिखा होता। उस खत ने मुझे हिला कर रख दिया। तुमने लिखा था कि आपने हर बात में मुझे धोखा दिया है, अब तक किए गए वह सारे लफ्ज झूठे थे, एक दिखावा था जो मुझे मजबूर कर दे कि मैं खुद आपको अपने आप को सौंप दूं। यह आपकी आदत है जो मुझे पता चल चुकी है। आप हर लड़की के साथ जो जल्दी से आपकी नहीं होती उसे आप मोहब्बत के जाल में ऐसे लपेट लेते हो कि वह खुशी खुशी आपके साथ हम बिस्तर हो जाए और आप अपनी हवस को मिटा पाओ। क्या मुझे आपको पहचानने में कहाँ चूक हुई यह मैं खुद भी नहीं जानती। दिन व दिन में तुम्हारे प्यार में अंधी हुई जा रही थी। यह बातें मुझे तब समझ में आई जब मैं मौत की गोद में से लौटकर वापस आई, वह भी आपके सबसे अजीज दोस्त ने मुझे इन सारी बातों से अवगत कराया। तब भी मैं मानने को तैयार नहीं थी, पर कुछ हादसे जो उन्होंने कहे तो यकीन हुआ। एक बार तो दिल किया कि सारी बातें आपको पूछ लूं और हकीकत को जानूं, फिर याद आया बातें बनाने में आपसे कौन जीत पाया है, तो मुझे सही उत्तर आपसे मिले। फिर कोई कहानी बताकर आप मुझे मना लेते। अगर मेरे जिस्म को पाना ही आपका ख्वाब था तो वह मौका तो मैंने आपको दिया ही। तब शायद आपको लगा होगा अभी और तड़पते देखना मुझे, इसीलिए शायद आपने फ़ायदा नहीं उठाया। अरे एक बार मुझे आप कहकर तो देखते, मैं खुशी खुशी आपको अपने आप को सौंप देती। जो लड़की आपकी रखेल तक बनना मंजूर करती हो उसे यह बात कहाँ भारी पड़ी थी। पता है आपको, मैं आप में 3 रिश्ते देख रही थी जो हर लड़की चाहत होती है। मेरे पापा तो बचपन से ही हमें छोड़कर चले गए थे, तो उनके प्यार को मैं हर वक्त में तड़पती रहती थी। वह प्यार मुझे आप में मिलता था। एक मर्द में औरत हमेशा अपने बाप को ढूंढने की कोशिश करती है, और मुझे वह आप में दिखाई दे रहा था ना, कि उस इंसान में जिसे मैं शादी करके जाऊंगी। खैर जो भी हो, आपको ये खेल मेरे साथ नहीं खेलना चाहिए था, और मुझे माफ़ करना, इतना बुरा भला लिखा है आपको। बहुत ही खफा हूँ आपसे। मेरी शादी हो चुकी होगी जब आप ये खत पढ़ेंगे, फिर से आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। आपको आखिरी सांस तक नहीं भूल सकेंगे। जब भी मैं तन्हा होंगे तब आप याद आ ही जाएंगे, और तब मैं आपको नहीं पूछूंगी, हमेशा के लिए दुआ ही निकलेगी। आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक और मुझे मेरी किस्मत मुबारक। आपको चाहने वाले मिताली। पूरा नफरत से भरा हुआ था तुम्हारा खत तो मैं पागल हो गया हूँ। मैं रोज नशे में चूर रहता हूँ। हाँ, होश में आते ही तुम्हारा खत मेरे सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि खत नहीं, तुम खुद सामने आकर मुझे सुना रही हो, और मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहता। हम मर्द 2 मुंह वाले सांप की भांति होते हैं। कौन सा मुंह चलता है वो सामने वाले को नहीं पता होता। और तुम तो कई बार तुमने अपने होने वाले पति की तारीफ जो किया करती थी ना, तब सोचता था कि तुम्हें बता दूं, कोई इतना अच्छा कतई नहीं हो सकता। तुम्हारा भ्रम टूटेगा। तुम्हें पाने के बाद तो उन सारे बर्ताव में तुम्हें बदलाव आएंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।
मैंने भी कुछ पहले तुमसे रिश्ता उसी मतलब के लिए जोड़ा था, पर मैं जब तुम्हारे करीब आता तो मेरे अंदर का वो हैवान मर जाता। बहुत ही संभालता खुद को कि कहीं किसी हालत में बहक ना जाऊं और तुम जो चाहती हो वह मैं कर ना गुजरूं, वरना कई रिश्ते तलवार की धार पर हो जाते। मैंने तुम्हारी माँ के बारे में सोचा, तुम्हारे भाई के बारे में सोचा, मेरे साथ बंधन है उस रिश्ते के लिए सोचा, उसकी कोख में पल रहे बच्चे के बारे में सोचा। अगर ना सोचता उन सब के बारे में तो तुम हमारी बाहों में होती और हम तुम्हारे बालों से खेलते होते। और हाँ, एक बात तुम्हें बता दे कि तुम्हें जो बातें आकाश से पता चली थी वह सारी बातें हमने ही उससे कहने को कहा था, वरना तुम कभी शादी के लिए राजी ना होती और कोई रास्ता भी नहीं सूझा। तो हमें लगा अब वक्त आ गया है किसी की नज़रों से गिरने का, तो हमने अपने आप को आपकी नज़रों से गिरा दिया और वही हुआ जो मैंने चाहा था। जैसे ही आकाश ने तुम्हें वह बात कही तुम्हारा बर्ताव बदल गया, फिर तुम्हारे ताने शुरू हुए, वो सब मेरे ऊपर गुस्सा जो भरा था तुम्हारे दिल में, पर मुझे उसे सहना था, तुम्हें पलटकर उत्तर नहीं देना था, वरना पूरे किए किराए पर पानी जो फिर जाता। तुम्हारी शादी में भी ऐसी ही हालत थी मेरी, कई बार दिल किया रोक लो। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है जब सामने इश्क की डोली उठ रही हो और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना। ये बात तुम क्या महसूस करोगे? तुम तो सिर्फ उस वक्त इंतकाम जो ले रही थी मुझसे, मोहब्बत करने का इंतकाम। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता था, मेरा मतलब संभोग नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता था, एक ही बेड के, एक ही कंबल के नीचे, तेरे बालों के साथ खेलते हुए एवं तेरे माथे को चूमते हुए। खुली खिड़की हो और ठंड से भरा कमरा जिसमें कि हम दोनों लिपट कर सो जाएं, कोई बातें नहीं, बस मौन। बस यही दीदार मैं भी चाहता था, कद्र करना चाहता था, उन्हें ठंडी हवाओं से तुम्हें बचाकर अपनी बाहों में समेटकर, तेरे सर को अपने कंधों पर हाथों में हाथ डालकर बस गहरी सांसें लेकर बस मौन रहना चाहता था। तुम भी सोना चाहती थी, पर तुम पर इस वक्त हवस ने घेरा डाला हुआ था मुझे पाने का, पर तुम्हें वह दिखाई ही नहीं दे रहा था। तुम ये सारी बातें बाद में समझोगी शायद, या कभी नहीं समझ पाओगी, या जब तुम खुद पूरी स्त्री बनने जाओगे तब शायद तुम्हें मेरी बातों को और मेरे फैसलों को समझ सकोगी। जब मैं जीत जाऊंगा और तब मुझे तुम पर फक्रा होगा कि मैंने सही का चुनाव किया। जब कभी तुम अपने पति और एक तुम्हारे जैसी गुड़िया के साथ कहीं किसी मोड़ पर मुझे मिल जाओ तो उस वक्त तुम्हारी नजरें शर्म से झुके, तुम्हारे परिवार वालों के सामने तुम पवित्र ही रही थी और रहोगी। और हाँ, जब मैं खटिया पर पड़ा रहूंगा, मेरे हाथ और पैर मेरा साथ छोड़ देंगे, मेरी आंखों को और कुछ ना दिखाई देता होगा, तब मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम्हारे साथ बीते लम्हों को याद करूंगा और ईश्वर से कामना करूंगा अगले जन्म में मैं तेरा हो जाऊं। मिताली डायरी पढ़ते पढ़ते रोने लगी थी, क्योंकि डायरी के हर एक पन्ने पर कहीं कहीं कुछ लफ्जों की शाही फैल गई। मिताली को साफ नजर आई थी, वो समझ सकती थी कि राज पर क्या गुजरती थी उस वक्त, जो उसकी आंखों से बहे अश्क की कहानी बयां कर देते थे। और मिताली में हिम्मत नहीं रही कि वह राज से बात करे, उसके दिए गए घावों के कारण माफ़ी भी मांगना चाहती थी, पर उसे सही वक्त देखकर मांगने का ख्याल करके बैठ जाती है। 2 महीने बाद मिताली राज को कॉल करती है। मिताली, हेलो। राज, हाँ हेलो, कैसी हो? सब कुछ ठीक तो है? मिताली, अरे सांस तो ले लीजिए एक साथ, इतने सवाल, आज भी आप बदले नहीं। कुछ बात करनी थी आपसे, सही वक्त है क्या? राज, हाँ बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कर सकती हो बात। मिताली, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली थी बहुत पहले, फिर आपको कॉल करने के बारे में कई बार सोचा पर कर नहीं पाए। राज, क्यों भला, मुझसे बात करने के लिए झिझकने की क्या जरूरत? मिताली, आपने मेरे पागलपन को झेला है, उस वक्त में आपको और आपके हालातों को समझ नहीं पाई थी कि आप किस दर्द से गुजर रहे हो। मुझे मेरे दर्द का ही पता था और मैं आपसे खफा हो गई थी और कितना बुरा बर्ताव आपसे करती रही, पर आपने मुझे उफ तक नहीं कहा। और आपने कहा था ना कि कुछ वक्त लगेगा, तुम कोई नए रिश्ते से जुड़ी होगी, तब तो ऐसा ही हुआ था। मुझे आपकी बातें तब समझ आई जब मैंने बेटी को जन्म दिया, तब ये भी याद आया कि आपने आपकी डायरी में ये लिखा था कि तुम्हारी गुड़िया के साथ कभी कहीं किसी मोड़ पर मिले। आपकी बात सच हुई, सच में गुड़िया ही हुई है। अब आपसे कोई गिले शिकवे नहीं रहे, बस अब मुझे भी आखिरी सांस का इंतजार रहेगा जब ऊपर वाले से उस वक्त आपको ही मांग सकूं। कहते हैं ना, आखिरी वक्त जो तमन्ना बाकी रहे तो अगले जन्म में पूरी होती है। मिताली की बात को बीच में ही काटते हुए
राज, अरे कहाँ तुम, इतनी खुशी वाली बात है और तुम आखिरी सांस वाली बातों को लेकर बैठ गई। ढेर सारी बधाइयाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। दोनों की पलकें भीग जाती हैं और खुशी खुशी दोनों एक दूसरे को खुश रहने की दुआ करके फ़ोन रख देते हैं। कहानी समाप्त। मेरी कहानी पढ़ने वाले सभी वाचकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कहानी आप लोगों को इतना पसंद आएगी। मुझे पता है कहानी में कई शब्दों में गलतियाँ की हैं मैंने, फिर भी आप सब ने अपने दिल से पढ़ी फिर एक बार, और आपका बहुत बहुत आभार, और बहुत ही जल्द मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।